अगर मैं कहूं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे रहस्यमयी वंश सैयद वंश था, तो क्या आप यकीन करेंगे? चलिए आज हम खोलते हैं इसकी पूरी गाथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम भारत के इतिहास के एक ऐसे वंश की चर्चा करेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, सैयद वंश। बिल्कुल सही। जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो खिलजी, तुगलक और लोदी वंश के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन सैयद वंश, इसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों के पास है और आज हम आपको विस्तार से इसकी पूरी कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर सैयद शब्द का अर्थ क्या है। सैयद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है सरदार या श्रेष्ठ व्यक्ति, लेकिन इतिहास में सैयद उन लोगों को कहा गया जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के वंशज थे। अब एक और सवाल, भारत में सैयद वंश की शुरुआत कब और कैसे हुई? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के पतन तक और साथ ही तैमूर लंग के आक्रमण तक। वही तैमूर लंग जिसने 1398 में दिल्ली पर हमला किया था। बिल्कुल, तैमूर ने दिल्ली को लूटा, हजारों लोगों की हत्या की और यहाँ तबाही मचा दी, लेकिन वापसी जाते समय उसने अपने वफादार खिज्र खां को दिल्ली का गवर्नर नियुक्त किया। यही खिज्र खां आगे चलकर सैयद वंश का संस्थापक बना। यानी सैयद वंश की कहानी तैमूर लंग के आक्रमण से जुड़ी हुई है। सही कहा। अगर तैमूर दिल्ली ना आता तो शायद खिज्र खां कभी सत्ता में नहीं आता। वाह, बहुत रोचक शुरुआत है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि खिज्र खान ने किस तरह दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली। तो दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं 1414 ईस्वी में। हाँ, यही वह साल है जब खिज्र खान ने औपचारिक रूप से दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली और इस तरह सैयद वंश की शुरुआत हुई। लेकिन एक बात बताओ, क्या खिज्र खान ने खुद को सुल्तान घोषित किया था? नहीं, ये बड़ी दिलचस्प बात है। खिज्र खान ने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा। वह तैमूर के नाम पर ही शासन करता रहा। उसने अपने सिक्के भी तैमूर और उसके उत्तराधिकारियों के नाम पर चलाए। ओ, यानी उसका शासन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था। बिल्कुल, खिज्र खान ने खुद को सिर्फ तैमूरी गवर्नर माना, लेकिन व्यवहार में वह दिल्ली का शासक था। तो खिज्र खान ने शासन कैसे चलाया? उसने दिल्ली, दोआब, पंजाब और कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान पर नहीं, क्योंकि बंगाल, गुजरात, मालवा और दक्कन उस समय स्वतंत्र हो चुके थे। यानी दिल्ली सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी थी। हाँ, और खिज्र खान ने केवल इतना किया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों को स्थिर रखा। वह सख्त प्रशासक नहीं था, बल्कि ज्यादा ध्यान शांति बनाए रखने पर था। यानी उसने अपने द्वार में नई ताकत नहीं बनाई, बल्कि बिखरे हुए राज्य को बचाने की कोशिश की। बिल्कुल सही कहा, और यही कारण है कि इतिहासकार उसे महान शासक तो नहीं मानते, लेकिन एक समझदार शासक जरूर मानते हैं। खिज्र खां के बाद 1421 ईस्वी में उसका बेटा मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, और यहीं से हमें सैयद वंश की असली झलक दिखती है। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। तो मुबारक शाह कैसा शासक था? मुबारक शाह को सैयद वंश का सबसे सक्षम शासक माना जाता है। वह अपने पिता से कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने खुद को सुल्तान घोषित किया और दिल्ली को मजबूत करने की कोशिश की। यानी उसने अपने पिता से अलग रास्ता चुना। हाँ, उसने विद्रोहों को दबाया, खासकर दोआब और पंजाब में, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी स्थानीय सरदारों और अफगान सरदारों का विद्रोह। क्या वह इन सब चुनौतियों से निपट पाया? कुछ हद तक। वह दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं कर पाया, लेकिन जो क्षेत्र उसके पास थे वहां उसने प्रशासन को स्थिर किया। सुनने में तो लगता है कि वह एक अच्छा शासक था, लेकिन उसके साथ हुआ क्या? 1434 ईस्वी में दरबार के ही कुछ सरदारों ने उसकी हत्या कर दी। यानी उसने शांति और ताकत बनाने की कोशिश की, लेकिन गद्दारों ने उसका अंत कर दिया। आगे आता है मोहम्मद शाह, 1434 से 1445 ईस्वी। उसके भतीजे मोहम्मद शाह ने गद्दी संभाली, लेकिन वह उतना सक्षम नहीं था। अरे, तो अब फिर से सत्ता कमजोर पड़ गई? हाँ, उसके द्वार में दिल्ली सल्तनत और कमजोर हो गई। बंगाल, मालवा, गुजरात पहले ही अलग थे। अब दिल्ली के आसपास भी विद्रोह बढ़ गए। क्या उसने कोई खास उपलब्धि हासिल की? इतिहास में उसे ज्यादा याद नहीं किया जाता। उसने विद्रोहों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसका शासन केवल संघर्ष और कमजोरी से भरा था। आगे आता है आलम शाह, 1445 से 1451 ईस्वी। उसका बेटा आलम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि आलम शाह को इतिहास में सबसे कमजोर शासक माना जाता है।
वह सत्ता संभालने के बजाय आराम और सुख सुविधाओं में डूबा रहता था। तो यानी उसने प्रशासन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। हाँ, दिल्ली के हालात इतने बिगड़े कि 1451 में आलम शाह ने खुद ही गद्दी छोड़ दी और बदायूं चला गया। क्या मतलब उसने बिना लड़े ही सल्तनत छोड़ दी? सही कहा। उसने सत्ता बहलुल लोदी के हवाले कर दी और इस तरह सैयद वंश का अंत हो गया। तो चलिए जल्दी से एक बार सैयद शासकों को दोहराते हैं। खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी तक, तैमूर का गवर्नर, स्वतंत्र सुल्तान नहीं। नंबर 2, मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक, सक्षम शासक, विद्रोहों को दबाया। नंबर 3, मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक, कमजोर शासक, संघर्षरत। नंबर 4, आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक, आलसी, गद्दी छोड़ दी। यानी केवल 4 शासक और करीब 37 साल का शासन। हाँ, और इसी 37 साल में दिल्ली सल्तनत की हालत और भी कमजोर हो गई। सिर्फ मुबारक शाह ही थोड़ा सक्षम था, बाकी शासकों ने दिल्ली सल्तनत को संभालने के बजाय और कमजोर कर दिया। तो फिर सत्ता किसके हाथों में आई? यहीं पर आता है अफगान सरदार बहलुल लोदी। वह लोदी कबीले का प्रमुख था और धीरे धीरे दिल्ली के दरबार में ताकतवर हो चुका था। क्या उसे सत्ता आलम शाह ने खुद सौंपी थी? कहीं ना कहीं हाँ। आलम शाह की कमजोरी का फायदा उठाकर बहलुल लोदी ने 1451 में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह दिल्ली सल्तनत में अफगानों का शासन शुरू हुआ। बिल्कुल, सैयद वंश खत्म हुआ और लोदी वंश की नींव रखी गई। तो दोस्तों, नतीजा साफ है। सैयद वंश भले ही महान साम्राज्य न बना पाया, लेकिन उसने भारतीय इतिहास में अपनी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। हाँ, और हमें यह याद रखना चाहिए कि इतिहास सिर्फ विजेताओं का नहीं होता, बल्कि उन छोटे छोटे वंशों का भी होता है जिन्होंने कठिन समय में सत्ता को संभाला। और यही कारण है कि हम आज सैयद वंश पर इतना विस्तार से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और ऐतिहासिक वंश की कहानी के साथ।